All welcome back to Ankit Chaudhary Education and by the way happy new year to each and every of you. So let's begin और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां पे पूछा गया है एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, यानी कि लिक्विड किसी हाइट पे प्रेजेंट होगा और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसका एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। इससे पहले कि जितने भी सवाल थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। फॉर इंस्टेंस ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जाम्पल है, उससे पहले लिफ्ट डिस्कस किया था। सो आज का क्वेश्चन जो है वो मैं समझा चुका हूँ, आंसर डिस्कस करते हैं। अगेन एक बार क्वेश्चन कि किसी हाइट पे जब लिक्विड मॉलिक्यूल होगा तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये हमारा टॉपिक। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, कंसीडर अ वेसल्स ऑफ हाइट h। अब डायग्राम में आप देखोगे वहां पे आपको एक वेसल कंसीडर करना है जिसकी हाइट h है और क्रॉस सेक्शन एरिया उस वेसल का, लिक्विड का नहीं, फिर से दोहरा रहा हूं, उस वेसल का क्रॉस सेक्शन एरिया a है जिसके अंदर बहुत सारी लिक्विड भरी हुई है जिसकी डेंसिटी है रो। द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम एक्सर्टेड डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड कॉलम है, ठीक है, लिक्विड जो है वो नीचे की ओर अपना सारा का सारा फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो कितना जो टोटल प्रेशर होगा लिक्विड नीचे की ओर लगाएगा। तो सबसे पहले समझो जो वेट है लिक्विड का, आप इसके अंदर क्या फिल करोगे, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फिल करोगे, ठीक है। इस लिक्विड का जो वेट होगा, राइट, तो इसका हम वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकल के आता है, वेट निकल के आता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। कैसे आ गया मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, अगर वेट को आप एक प्रकार से फोर्स मान लो तो फोर्स तो होता है ना भाई मास इनटू में ग्रेविटी, समझ गए अच्छे से। तो यही है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अभी मास क्या होने वाला है, मास का भी बहुत सिंपल तरीका है, आपने डेंसिटी पढ़ा होगा ना, ठीक है, डेंसिटी मतलब रो, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये मास निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मास इज इक्वल टू रो इनटू में वॉल्यूम, राइट। तो ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ जाके पुट कर दो, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, वेट का आंसर आएगा रो वॉल्यूम इनटू में ग्रेविटी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पॉइंट करके, वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। चलिए, तो अब वॉल्यूम को आप चाहो तो एरिया इंटू में हाइट लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर मैं एरिया बोल दूँ, ठीक है, यहाँ पे उसको मैं एरिया बोल दूँ तो बच गया हाइट, ठीक है। यहाँ पे हाइट ले आओ, डेंसिटी को आप रो बोल रहे हो एज इट इज, जैसे यहाँ पे हमारा डेंसिटी रो, तो यहाँ पे रो रह गया, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी है, ये सारी वैल्यू आ गई, ओके। अब आपको तो ये यहाँ से वेट निकाल लिया आपने, दिस इज गोना टू बी योर वेट, राइट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, इस वेसल के बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सिंपल सा सवाल ये है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया, फिर से बता रहा हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। थ्रस्ट वही है, जितना इसका वेट होगा वही इसका थ्रस्ट होगा, तो यानी कि यहाँ पे थ्रस्ट की जगह आप रिप्लेस कर दो वेट अपॉन में एरिया लिख दो। वेट अभी आपने ये पूरी वैल्यू निकाली है, ए इंटू में एच इंटू में रो इंटू में जी डिवाइडेड बाई एरिया, तो इस एरिया से इस एरिया को आप काट दो, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, लेट मी जूम दिस सेक्शन फॉर यू, राइट। तो प्रेशर था थ्रस्ट अपॉन में एरिया, फिर थ्रस्ट की जगह आपने वेट डाल दिया, वेट आपने पीछे निकाला था वो था एरिया इंटू में हाइट इंटू में रो इंटू में जी। अब आप क्या एक काम करो, ए से ए को कट आउट कर दो, ठीक है, तो बच गया आपका रो, तो सॉरी एच रो जी। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब भी पूछा जाता है कि प्रेशर जो है वो लिक्विड कॉलम के द्वारा, किसके द्वारा, लिक्विड कॉलम के द्वारा कितना एक्सर्ट किया जाता है बेस पे, तो आपका आंसर होगा हाइट रो इंटू में जी। हाइट जितना बढ़ा दोगे ना, हाइट जितना बढ़ा दोगे फिर लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो और ग्रेविटी इतना इंपैक्ट करते नहीं है, मोस्टली कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, मैं एक बार जूम करके पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ डेप्थ, ओके, कि जो फ्लूइड है ना, आप अगर ध्यान से नोटिस करो तो जो फ्लूइड होता है वो भी तो प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि जब गहराई बढ़ जाएगी तो प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो डिस्कस करना है आपसे आपको। हेंस एक्सप्लेन हाउ पास्कल लॉ अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, और साथ में ग्रेविटी की मौजूदगी में पास्कल लॉ किस प्रकार से अफेक्ट होता है, क्या वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का मानना होगा ग्रेविटी की वजह से और भी ज्यादा नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो मे बी इंक्रीज करेगा, मे बी डिक्रीज करेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट थीम ये है कि फ्लूइड का प्रेशर हमें डिस्कस करना है डेप्थ के हिसाब से। समझते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, आपको एक लिक्विड को रेस्ट में कंसीडर करना है, वो भी एक कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड का एक एलिमेंट लिया हुआ है, ये रेस्ट में है। अच्छा, लिक्विड रेस्ट में तब कब होगा, जब इधर से इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, हर तरफ से लगने वाले प्रेशर और फोर्स बराबर होंगे, तो लिक्विड रेस्ट पे होगा। कई बार इक्विलिब्रियम में भी कहा जाता है, ठीक है। चलो याद रखना इस चीज को।
आपको कंसीडर कर लेना है कंटेनर में लिक्विड रेस्ट में मौजूद है। द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट विच आर एट द सेम डेप्थ। तो लिक्विड का भी प्रेशर ना हर पॉइंट पे सेम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा और इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो कम प्रेशर लगाएगा। नहीं, लिक्विड भी हर पॉइंट पे एक बराबर का प्रेशर लगाने वाला है, राइट, ओके। और इसी प्रकार से लिक्विड अपना इक्विलिब्रियम में होगा। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड हाइट h। कुछ लोग सोचते हैं कि सिलेंडर बन कहां से गया, मतलब ऐसा कैसे हो गया, लिक्विड तो एक डॉट बराबर होता है। यार आप सोच के देखो ना, एक एलिमेंट मानना है, एक हिस्सा मानना है लिक्विड का, ठीक है। इस डॉट को ही आप ऐसे बड़े पिक्चर में इमेजिन करो कि ये पूरे कंटेनर में हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, ठीक है। आपको बस एक इस छोटे से लिक्विड को एक मॉलिक्यूल मानना है और एक मॉलिक्यूल को एक एलिमेंट मानना है, एक पार्ट मानना है। इस पूरे कंटेनर में जितना भी लिक्विड है उसका एक पार्ट मानना है। चलो खैर हम इसको समझ लेते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऊपर जो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे, अब सोचो लिक्विड मॉलिक्यूल पे जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि सपोज करो कि यही हमारा एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर भी तो एक लिक्विड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो वो भी तो इस पर प्रेशर लगा रहा होगा। सिमिलरली ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे P1 मानना है, ठीक है। नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसे P2 मानना है। अब आप कहोगे भैया नीचे से कौन सा प्रेशर लगने लग गया। यार एक बात बताओ, जब आपने बायनेंसी पढ़ी होगी तो अपथ्रस्ट नाम की भी एक चीज होती है जिसको ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करती है। जैसे प्लास्टिक की बोतल डालो, वो ऊपर की ओर लिक्विड फोर्स लगाते तभी तो ऊपर तैर के आ जाती है, तो वो चीज है। आप समझ गए P1 क्या है और P2 क्या है। चलिए ये भी आप समझ गए। अच्छा एक और बात, P1 एंड P2 जो है वो दोनों पॉइंट्स पे अपने अपने इंडिविजुअल प्रेशर है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ओके। नेक्स्ट, एज द लिक्विड सिलेंडर इज एट रेस्ट द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये इधर से जो लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इसका रिजल्टेंट, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए ये सारी चीजें समझ गए आप। अब बात करते हैं कि क्या फोर्सेज होगा। फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर एट द टॉप के मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे जो भी फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू में एरिया। ये बात सबको पता ही होगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहां से ये बन के आ गया फोर्स का फॉर्मूला। दिस वन इज योर फोर्स फॉर्मूला। अब पॉइंट नंबर 1 पे फोर्स जो लगेगा वो लगेगा F1, ठीक है, इनटू में P1 इनटू में A। अब एरिया तो सेम ही है ना, एरिया तो ऊपर भी देखो एक बराबर है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्वल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, राइट, और यहाँ भी एरिया सेम होने वाला है। चलिए इसी प्रकार से F2 निकालेंगे। अब F2 निकालोगे तो बस प्रेशर ही तो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P1 और P2, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। जो ये F2 है ना, ये अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और जो ये F1 है वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस पूरे सिलेंडर का जो वेट होगा वो तो नीचे की ओर लगेगा, वो तो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक। तो आप मुझे एक बात बताओ, नीचे की ओर कितने एरो है, एक एरो तो ये हो गया वेट वाला, ठीक है, एक एरो ये हो गया वेट वाला, एक एरो हो गया ये F1 वाला, F1 फोर्स वाला, ठीक है। ऊपर की ओर सिर्फ एक ही एरो होगा F2 वाला, ठीक। नोटिस करो इस चीज को, ये F1 भी नीचे की ओर लग रहा है, ये वेट भी नीचे की ओर लग रहा है, बस एक अप थ्रस्ट है जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब आप इक्वल रखोगे ना चीजों को, तो आप उस समय इस चीज का ध्यान रखना। तो यार ये चीज आपको समझ आ गया। अब वेट निकाल लो अलग से, पीछे हमने वेट निकाला था, पीछे वाले क्वेश्चन में ध्यान हो आपको, ये आपने वेट निकाला था, ठीक है। ये वेट का फॉर्मूला होता है AH रो G, ठीक। आप यहाँ पे भी चाहो तो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, कैसे निकाला गया वेट। यहाँ देखो वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू में ग्रेविटी। अरे वेट कैसे हो गया मास इंटू में ग्रेविटी, वही फोर्स जो होता है मास इंटू में ग्रेविटी, तो वेट भी। अब मास की जगह आप डेंसिटी का फॉर्मूला रिप्लेस करो, क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी। याद आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका वेट जो है वो ये बन के आएगा AH रो G। टॉपिक पे वापस आते हैं। जो नेट डाउनवर्ड फोर्स था, ये देखो ध्यान से, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स था वो नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। डाउनवर्ड फोर्स क्या था, नीचे की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, नीचे की ओर एक तो उसका वेट लग रहा था, W लग रहा था, और एक आप F1 लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, F1। तो ये F1 प्लस W नीचे की ओर, उसके रिस्पॉन्स में F2 लग रहा था अप थ्रस्ट, तो ऊपर तो सिर्फ F2 है, ठीक है। यहाँ पे आपने F2 लिख दिया, राइट। अब आप F2 को इस तरफ ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, W को इस तरफ भेज दो, W अपनी जगह पर रहेगा। F2 और F1 की वैल्यू आपने निकाली थी, प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया, राइट। तो ये सारी वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गया आपका ओवरऑल आंसर, ठीक है। यहाँ से आप एरिया कॉमन ले लेना, इधर वाला एरिया कट जाएगा। चलो अब सवाल यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है। सवाल नहीं, यहाँ पे केस बनाया गया है। इफ वी शिफ्ट पॉइंट 1 ऑफ द लिक्विड या फिर टू द लिक्विड सरफेस विच इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, देन वी कैन रिप्लेस P1 बाई एटमोस्फेरिक प्रेशर। यस आप कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, इसको रब करके समझते हैं। बड़ा सिंपल सा इनका जजमेंट है कि आप एक काम करो ना, ये जो
0.1 दिख रहा है ना, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो और 0.2 को 0.1 के पास रख दो, यानी सिलेंडर को उठा के, आप समझ रहे हो मेरी बात, इस पूरे सिलेंडर को उठा के ऊपर थोड़ा रख दो कि इस तरीके से कि 0.1 जो है एटमॉस्फेयर को टच करे, ठीक है। अब 0.1 पे इस पे जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर का लगेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल का नहीं। और जो सेकंड पॉइंट है ना, ये 0.1 की जगह ले ले, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम बच्चों पी ए से लिखते हैं गेस, या ठीक है, पी एटमॉस्फेयर। यहां तक समझ आ गया आपको? चलिए, तो वही चीज बोला गया है हाँ, कि if we shift 0.1 to the liquid surface which is open to atmosphere, then we can replace P1 by atmospheric pressure। बिल्कुल हम रिप्लेस कर सकते हैं P1 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी PA से, एंड P2 by P। कुछ लोग कहते हैं P2 को P1 से कर दो ना, P2 को P1 से कर दो, बात एक ही है। P2 को चाहे P1 से करो चाहे एक P से कर दो, क्योंकि अब 1-2 का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं है, अब तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहा एटमॉस्फेयर का और एक नॉर्मल प्रेशर का, ठीक है। तो चाहे तो आप P2 को P1 कर दो, चाहे तो P रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये चीज होगी। तो अब यहाँ इससे नोटिस करो, जो P2 था वो बन गया P, या फिर P2 बन जाएगा आपका P1, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट P1 जो है वो क्या बन गया आपका, यहां मैं दिखाऊं आपको अच्छे से, देखो P1 क्या बन गया आपका, एटमॉस्फेरिक बन गया, ठीक है। बाकी वैल्यू अपनी जगह पे चल रही है। अब आप PA को उधर भेजो, PA को भेजो, PA क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, वही इक्वेशन चल रही है, राइट। तो यहां तक आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। जो चीज आपने अभी सीखी है, इससे आप क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है। द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और एट द सेम डेप्थ। भाई चाहे कोई गहराई हो, चाहे कितनी भी गहराई हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला है, प्रेशर नहीं बदलेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी, यहाँ पे भी लिक्विड आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, कहीं आ जाए लिक्विड, हॉरिजॉन्टल पाथ में भी सेम प्रेशर एग्जर्ट करने वाला है और उस पर भी सेम प्रेशर लगने वाला है। प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, मगर डेप्थ पे जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर की ओर अगर आप बात करो ना, आपने देखा होगा हाइट जैसे बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू H रो G, ये सब फॉर्मूला बन रहा था। तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, हाइट से प्रेशर में चेंजेस आने लग जाएंगे। ओके, The absolute pressure at depth below the liquid surface open to atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount rho Hg, ठीक है। यहां पे ये बोला गया है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, जिसको आप P बोल रहे हो, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, P, ठीक। ये जो P है ना, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो जो P है वो ज्यादा होता है PA के कंपैरिजन में। आप देखो ना, PA जो है यहाँ पे, नोटिस करो इस बात को, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। P क्या है मेरा, एक्चुअल प्रेशर, ये है एक्चुअल, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक, ये क्या है, ATM लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो इधर अकेला P है और इधर PA के साथ ये है, तो इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा हुई ना। अगर ये 100 होगा तो ये तो 100 से कम ही होगा, क्योंकि इसमें ये भी प्लस हो रहा है। तो जो एक्चुअल प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होता है, बस ये समझाने की कोशिश किया उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सेस प्रेशर, तो P के पास कुछ फालतू प्रेशर है, तो जो एक्सेस प्रेशर बन के आता है वो क्या आता है, P माइनस PA, ठीक है। उसी को हम कहते हैं गॉस प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस प्रेशर क्या होता है भाई, एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसे हम कहेंगे गॉस प्रेशर। यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इसके हम कहते हैं गॉस प्रेशर। तो यहां तक आप समझ गए। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन और बेस एरिया और द शेप ऑफ द वेसल। यार इन सब से फर्क नहीं पड़ता इसको कि इसका शेप क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, प्रेशर को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यार ये चीज भी समझ आ गई आपको। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल लॉ, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यार एक बात बताओ, अगर ग्रेविटी को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, इस G की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूं, तो यार ये ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। तो फिर ये P1 इधर चला जाएगा, उस वक्त क्या हो जाएगा, P2 और P1 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इफेक्ट होता है कि जब आप पास्कल लॉ को यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करते हो तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना, और फिर ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है जहां पे समझाया गया है कि आपके पास जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर के शेप कैसा है, साइज कैसा है। अगर वो प्रेशर उसका जो, देखो ये 3 केसेस देखो, एग्जांपल से समझो, A B C 3 केसेस है, तीनों के शेप्स अलग है, कंटेनर के शेप्स अलग है। यहाँ पे आपने प्रेशर नापने की मशीन लगाई हुई है, ठीक है। आप नोटिस करो सबके हाइट सेम है, तो सबके हाइट सेम है, तो जो प्रेशर यहाँ पे मेजर किया गया ना, तो प्रेशर मेजर किया गया सेम, ठीक है। A और B और C तीनों में प्रेशर सेम आया। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा यार यहाँ पे मैंने पानी की क्वांटिटी ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे
उससे ज़्यादा अलग अलग पानी की क्वांटिटी रखा है तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं, प्रेशर क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है तो चेंज नहीं हुआ। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर पैराडॉक्स, ठीक है, कि आपने उम्मीद कुछ और किया था बट रिजल्ट कुछ और आया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यार आपको भी पता है कि प्रेशर जो है एच पे डिपेंड करता है ना, तो हाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फिर यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आएगा तीनों पॉइंट पे वो तो सेम ही निकल के आएगा ना। हाँ, अगर आप हाइट चेंज कर दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।